हेलो दोस्तों, इमामुल सर क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ सोशल साइंस क्लास 10th के अर्थव्यवस्था के पहला चैप्टर के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर एंड क्वेश्चन। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, अर्थव्यवस्था की संरचना से क्या समझते हैं? इन्हें कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में इसकी विभाजन से है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रिया अथवा गतिविधियां संपादित की जाती है, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार, बिजली आदि। ठीक है, अर्थव्यवस्था को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीय क्षेत्र और तीसरा तृतीय क्षेत्र। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र यानी इसकी इंग्लिश होगा प्राइमरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, पक्षी पालन, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना जैसे व्यवसाय आते हैं। यानी प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है कि इसमें वस्तुओं को पाला जाता है, पशुपालन, पक्षी पालन इत्यादि। द्वितीय क्षेत्र में है, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत खनिज, व्यवसाय, निर्माण कार्य, ज्ञानोपयोगी सेवाएं जैसे गैस और बिजली आदि के उत्पादन आते हैं। ठीक है, तृतीय क्षेत्र देखेंगे। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत बैंक एवं बीमा, परिवहन, संचार एवं व्यापार आदि क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर बताएं। ठीक है, ऐसे तो आर्थिक विकास की परिभाषा को लेकर अर्थशास्त्रियों में काफी मतभेद है। इसकी एक सामान्य परिभाषा नहीं दी जा सकती है, फिर भी आप इसकी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा जानेंगे। आर्थिक विकास का अभी तक कोई एक सटीक परिभाषा नहीं बनाया गया है, लेकिन अलग अलग अर्थशास्त्रियों यानी वैज्ञानिकों ने अपना अपना थॉट्स दिए हैं, यानी परिभाषा अपना दिए हैं। पहला वैज्ञानिक थे प्रोफेसर रोस्टो। इनके अनुसार आर्थिक विकास एक और श्रम शक्ति में वृद्धि की दर तथा दूसरी और जनसंख्या वृद्धि की बीच का संबंध है। इन्होंने बताए थे कि आर्थिक विकास एक श्रम शक्ति में वृद्धि की दर तथा दूसरी ओर जनसंख्या वृद्धि के बीच का संबंध है। अगला वैज्ञानिक बताए थे प्रोफेसर मेयर एवं वाल्डविन के अनुसार आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था को वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। ठीक है, इन्होंने बताए थे कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था को वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे, आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में उत्पादकता का ऊंचा और सब प्राप्त करना होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आर्थिक वृद्धि में अंतर।
सामान्यतः आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में कोई अंतर नहीं माना जाता है। आर्थिक वृद्धि में अंतर सामान्यतः आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में कोई अंतर माना नहीं जाता, यानी क्या है, दोनों एक समान है। परंतु अलग अलग अर्थशास्त्रियों द्वारा इन दोनों के बीच अंतर किए जाने लगा, लेकिन अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना अपना थॉट के अनुसार इसमें अंतर दर्शाने का काम शुरू कर दिया। पहला है श्रीमती उर्सुला हिक्स के अनुसार, इन्होंने बताया कि वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के संबंध में किया जाता है। इन्होंने बताया कि वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के लिए ही केवल किया जाता है, जबकि विकास शब्द का प्रयोग विकासशील अर्थव्यवस्था के संदर्भ में किया जाता है। ठीक है। उसके बाद से डॉक्टर ब्राइट सिंह ने बताया कि डॉक्टर ब्राइट सिंह ने भी लिखा कि ग्रुप शब्द का प्रयोग विकासशील देश के लिए किया जा सकता है। ठीक है। तीसरा प्रश्न देखेंगे दीर्घ उत्तरीय का, आर्थिक विकास की माप कुछ सूचकांकों के द्वारा करें। ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं आर्थिक विकास की सूचकांक माप क्या है। इसके उत्तर हो जाएगा कि आर्थिक विकास की माप निम्नलिखित सूचकांकों द्वारा कर सकते हैं। ठीक है। पहला, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है। आर्थिक विकास की माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। प्रति व्यक्ति आय देश में रहते हुए व्यक्तियों की औसत आय होती है। राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल राष्ट्रीय आय आता है वह प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। ठीक है। दूसरा देखेंगे राष्ट्रीय आय, दूसरा क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय। ठीक है। इसको 2 नंबर लिख लीजिए। राष्ट्रीय आय को आर्थिक विकास का एक प्रमुख सूचक माना जाता है। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। सामान्य तौर पर जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश विकसित कहलाता है और जिस देश की राष्ट्रीय आय कम होती है वह देश अविकसित कहलाता है। ठीक है। चौथा प्रश्न देखेंगे, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण हैं? बिहार के पिछड़ेपन दूर करने के लिए कुछ मुख्य उपाय बताएं, यानी बिहार के पिछड़ेपन दूर करने के लिए कुछ सुझाव बताएं। ठीक है। देखेंगे इसका आंसर, आर्थिक दृष्टि से बिहार के पिछड़ेपन के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। ठीक है। पहला कारण है तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, जो हमारे बिहार में काफी तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है। बिहार में जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ रही है, इसके चलते विकास के लिए साधन कम हो जाते हैं, यानी कम होते जाते हैं। दूसरा है आधारित संरचना का अभाव। ठीक है। किसी भी देश या राज्य के विकास के लिए आर्थिक आधारित संरचना का होना जरूरी है। किसी भी देश या राज्य के विकास के लिए आधारिक संरचना का होना जरूरी है, लेकिन बिहार इस मामले में पीछे है। राज्य में सड़क, बिजली एवं सिंचाई का अभाव है, साथ ही शिक्षा एवं व्यवस्था सुविधाएं भी
कम है। इस वजह से भी बिहार में पिछड़ेपन की स्थिति कायम है। ठीक है। सी नंबर देखेंगे, कृषि पर निर्भरता। कृषि पर निर्भरता। बिहार की अर्थव्यवस्था पूरी तरह कृषि पर आधारित है। बिहार में अर्थव्यवस्था जो है वो पूर्ण रूप से कृषि पर ही लोग आश्रित है यानी आधारित है। यहाँ की अधिकांश क्षमता कृषि पर ही निर्भर है, लेकिन हमारी कृषि की भी हालात ठीक नहीं है। हमारी कृषि काफी बिक्री हुई है, इसके चलते उपज कम होती है। ठीक है। डी नंबर है, बाढ़ तथा सुखाड़ की समस्या। अब पिछड़ेपन का कारण ये भी है कि अगर फसल हम लगा रहे हैं, सुखाड़ हो जाए, बाढ़ आ जाए तो फसल क्या हो, नष्ट हो जाती है। बिहार में खासकर उत्तरी बिहार में नेपाल से बाढ़ आती है। हर साल कम या अधिक बाढ़ आना बिहार में तय है। बिहार में हमारे बाढ़ जो आता है नेपाल से हर साल कम या अधिक बाढ़ का आना ये लाजिम है, जिसके कारण बिहार की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान होता है। ई नंबर में देखेंगे, गरीबी। गरीबी भी बिहार के पिछड़ेपन कारण है। बिहार का एक ऐसा राज्य है जहां गरीबी का भार काफी अधिक है। राज्य में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय के औसत के आधे से कम है। इसके चलते भी बिहार पिछड़ा है। ठीक है। अब बिहार के पिछड़ेपन दूर करने का सुझाव देखेंगे क्या है। सुझाव नंबर ए में देखिएगा, जनसंख्या पर नियंत्रण यानी जनसंख्या पर रोक लगाएं। ठीक है। राज्य में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाया जाए। संपूर्ण राज्य में परिवार नियोजन कार्यक्रमों को लागू किया जाए। ठीक है। बी नंबर में देखेंगे, कृषि का तेजी से विकास। बिहार में कृषि की जीवन का आधार है, अतः कृषि में नए यंत्रों का प्रयोग किए जाए, उत्तम खाद, उत्तम बीज का प्रयोग किया जाए ताकि उपज में वृद्धि लाई जा सके। ठीक है। सी नंबर देखेंगे, बाढ़ पर नियंत्रण यानी बाढ़ को रोका जाए। बिहार के विकास में बाढ़ एक बहुत बड़ा बाधक है। फसल का बहुत बड़ा भाग बाढ़ के चलते बर्बाद हो जाता है। जान माल की भी काफी हानि होती है। इसलिए बाढ़ पर नियंत्रण करना अति आवश्यक है। ठीक है। डी नंबर सुझाव देखिए क्या है, आधारिक संरचना का विकास। ठीक है। आधारिक संरचना का विकास। बिहार में आर्थिक संरचना का विकास करना आवश्यक है। यहाँ की सड़क व्यवस्था, बिजली व्यवस्था, शिक्षा एवं व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था में काफी काम करने की आवश्यकता है। बिहार में आर्थिक संरचना का विकास करना आवश्यक है। यहाँ की सड़क व्यवस्था, बिजली व्यवस्था, शिक्षा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था में काफी काम करने की आवश्यकता है, जिससे बिहार के पिछड़ेपन दूर हो सके। ई नंबर है, स्वच्छता, ईमानदार प्रशासन। सबसे ये जरूरी है। अगर हमारे देश में स्वच्छता रहे और ईमानदार प्रशासन रहे तो पिछड़ेपन दूर बहुत अच्छा से किया जा सकता है। बिहार के आर्थिक विकास के लिए सब कुशल तथा ईमानदार प्रशासन जरूरी है। यानी सबसे पहले प्रशासन ईमानदार जरूरी है। ठीक है दोस्तों।
और वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों को बताना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।